स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एटॉमिक मास के बारे में स्टडी करते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास जो है इट इज़ सिंपली द मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम, एटम का मास, राइट। तो एटम का जो मास होता है इट इज़ ड्यू टू सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम आता है, राइट। तो वो जो मास होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करके जो मास आता है उसी को कहा जाता है मास ऑफ एन एटम। और मास ऑफ एन एटम क्या हुआ? एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, राइट। तो हमारे पास जो है एटॉमिक मास दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो आइए इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, और हम जो एटॉमिक मास यूज़ करते हैं फॉर आवर कैलकुलेशंस, तो हम एटॉमिक मास का यूज़ करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूज़ करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास का यूज़ करते हैं, और क्यों करते हैं ये रीज़न जानने की कोशिश हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। देखिए, एटॉमिक मास, एटम्स की बात हो रही है और एटम्स बहुत स्मॉल होते हैं। आप इस बात को मानते हैं? एटम्स आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड मास ऑफ वन एटम। अगर एटम बहुत छोटा है तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है एक एटम का मास फाइंड करना। इसीलिए हमको एटम का मास जो है रिलेट करके फाइंड आउट करना पड़ता है। इसीलिए रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। तो एटॉमिक मास को हमने कंपेयर करके फाइंड करना है, राइट। दैट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास। किसके साथ कंपेयर करना है अभी हम वो बात करेंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहले रिलेटिव का मीनिंग आई होप कि आपको समझ आ गया। रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, इन अ क्लास वी हैव अ 6 स्टूडेंट्स। सपोज हमारे पास कोई क्लास है और क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट ए का वेट 20 kg है, बी का 40 kg है, सी का 60 kg है, डी का 80 kg है। सपोज ये हमने लेट किया है। और ई का 100 kg है और एफ का 120 kg है। लेट किया हमने कि क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं और उनका वेट ये है रिस्पेक्टिव। तो अगर मैं बी का रिलेटिव मास जानना चाहूँ, ठीक है ना, बी का रिलेटिव मास ऑफ बी, तो मैं लिखूंगा 40/60। इसका मतलब हुआ 2/3 ऑफ सी है। ये बी का जो मास है वो सी का 2/3 है। तो बी को मैंने यहाँ पे क्या लिया है? स्टैंडर्ड लिया है। मैं बी के साथ जो है सी को कंपेयर कर रहा हूँ। मैं बी को जो है सी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ कि बी जो है वो सी से 2/3 कम है। बी जो है वो सी से 2/3 कम है, या सी जो है वो बी से 2/3 ज़्यादा है। तो कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम इस पूरे जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, अगर मैं इसमें ए को स्टैंडर्ड मान के चलूँ, वी विल चूज ए एज स्टैंडर्ड एंड वी कैन से बी इज़ 2 टाइम्स ऑफ ए। अगर मैंने ए को स्टैंडर्ड माना, इसको फिक्स कर लिया कि ए का जो वेट है वो 20 kg है, और मैं अगर बी सी डी और ई एफ का बताना चाहूँ ए के साथ कंपेयर करके, तो मैं ये बोलूँगा कि बी जो है ये 2 टाइम्स ज़्यादा है ए से। 22 ज़र 40, 23 ज़र 60। सी जो है ये 3 टाइम्स ए से है। डी जो है 4 टाइम्स है ए से ज़्यादा। ई जो है 5 टाइम्स ज़्यादा है। एफ जो है ये कितने टाइम ज़्यादा है? 6 टाइम्स ज़्यादा है ए से, अगर हमने ए को स्टैंडर्ड मान के चला, राइट। तो इसी तरीके से जब हम
रिलेट करते हैं तो देखिए जैसे हमारे पास हीलियम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है, राइट। तो अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम बोलूं तो ये एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम है तो 4 ग्राम लिखूंगा। तो 4 ग्राम जो हीलियम है हमारा हैज़ एटम्स, इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, Na एटम्स होंगे, मतलब एक एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अगर मेरे पास हीलियम है 4 ग्राम और 4 ग्राम हीलियम के अंदर कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इसी तरीके से जैसे कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है, ठीक है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जिस भी एटम की बात करें तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, क्योंकि आपको पता है हीलियम का एटम डिफरेंट है, कार्बन का एटम डिफरेंट है, राइट। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम जो कार्बन है, एटम जो कार्बन के हैं, तो इनका कितना मास होगा, ये 12 ग्राम के बराबर होगा। तो अगर हम एक कार्बन एटम का मास निकालना चाहें, क्योंकि एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम, अगर कार्बन के इतने सारे एटम्स का मास जो है 12 ग्राम है, अगर मैं कार्बन के एक एटम का मास फाइंड आउट करना चाहता हूँ, एक कार्बन एटम जो है, वन कार्बन एटम का मास, तो ये 12 जो है न्यूमरेटर में रहेगा और ये जो है यहाँ पे अपान में आ जाएगा बाय यूनिटरी मेथड। तो 12 अपान 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 ग्राम्स। तो मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना होगा, 12 अपनी जगह और ये नंबर जो है एवोगैड्रो नंबर है, तो 12 अपान Na लिख सकता हूँ, राइट। मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब जो ये एक एटम है कार्बन 12 का, कार्बन 12 क्या है, कार्बन 12 जो है एक आइसोटोप है कार्बन का, क्योंकि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक मास 12, एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक मास 13, एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक मास 4, एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक मास 14। तो हमने जो है ये कार्बन 12 आइसोटोप ये वाले कंसिडर करें, इसकी बात की जा रही है। तो अगर हम इस कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के 1/12 की बात करें, मतलब कार्बन 12 आइसोटोप जो है इसका एक एटम, और उस एक एटम के भी आपने 12 पार्ट्स करने हैं, उसका मास जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये जो हमारा एक एटम का मास है, कार्बन के एक एटम का मास है 12 अपान Na, तो इसको आपने 1/12 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1/Na ग्राम, राइट। तो IUPAC के मुताबिक 1961 में IUPAC ने क्या कहा कि कार्बन 12 आइसोटोप जो है, कार्बन 12 आइसोटोप जो है, इसके एक एटम का 1/12 पार्ट जो होगा, उसका जो मास होगा वो कितना होगा, 1 अपान Na, 1 अपान एवोगैड्रो नंबर ग्राम्स होगा, राइट। कितना होगा, 1 अपान Na ग्राम्स। और इसी को IUPAC ने क्या नाम रखा, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो हम AMU पढ़ते हैं ना, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, AMU इसे हम शॉर्ट में कहते हैं। तो इसी को क्या बोला, जो 1 अपान Na ग्राम जो एटम्स जो मास आया हमारे पास कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट का, इसी को IUPAC ने क्या कहा, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, राइट। और 1 एटॉमिक मास यूनिट 1 अपान Na की वैल्यू होती है, ये फिक्स वैल्यू है, और जब इसे सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, राइट, 1 एटॉमिक मास यूनिट का जो मास है वो कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम्स, राइट। तो ये जो है IUPAC ने सेट कर लिया कि 1 AMU का वैल्यू कितना होगा, इतना होगा, बाय सॉल्विंग दिस।
तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक क्लास का जिसके अंदर 6 स्टूडेंट्स थे और हम मास को रिलेट करके फाइंड कर रहे थे। जैसे मैंने डी का रिलेटिव मास बताना होगा, तो मैं डी का मास कितना है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्या रखा हमने वहाँ पे ए रखा है, तो मास ऑफ ए, तो डी का मास वहाँ पे 80 है और ए का जो है 20 है, तो 20 से जब 4 कैंसिल होगा तो 4 ग्राम्स आ जाएगा। तो 4 ग्राम जो है ये डी का मास नहीं है, डी जो है ये 4 टाइम्स जो है ज़्यादा है किससे, ए से, ये मीनिंग है इसका। डी इज़ 4 टाइम्स हैवी एज कंपेयर टू ए। जैसे हमने आपको ये एग्जाम्पल में यहाँ बताया था, यहाँ पे कि जैसे देखिए ये यहाँ पे वेट्स बताए हैं, अगर हमने रिलेटिव मास डी का निकालना है तो डी का मास कितना है और स्टैंडर्ड क्या रखा हमने, ए रखा है, तो ए के साथ कंपेयर करो इसको, 20 है तो 4 टाइम डी जो है वो हैवी है किससे, ए से, तो ये डी का रिलेटिव मास हो गया। तो आई होप रिलेटिव मास आपको समझ में आ गई टर्म। उसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। जब हमने एटम का मास जो है फाइंड करना है रिलेट करके, कंपेयर करके, तो किसके साथ कंपेयर किया गया, राइट, और क्यों किया गया, बात यह है क्यों किया गया रिलेट, क्या नीड पड़ी इसकी, इज इट क्लियर। देखिए तो अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास RAM शॉर्ट में लिखेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास मींस रिलेटिव मास ऑफ वन एटम, एक एटम का रिलेटिव मास जो हमने रिलेट करके फाइंड किया है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम फाइंड करेंगे मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। जो कार्बन 12 वाला आइसोटोप है कार्बन का, इसके एक एटम का 1/12 पार्ट, एक एटम के 1/12 पार्ट उसके साथ कंपेयर किया गया जिस भी एटम का हमने मास निकालना है। तो न्यूमरेटर में उस एटम का मास लिखा जाएगा जिसका हम रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला बनेगा RAM, वो क्या बनेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला बनेगा, देखिए न्यूमरेटर में मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम डिवाइड करेंगे हम किससे, देखिए अभी हमने पढ़ा कि मास ऑफ 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इट इज इक्वल टू 1 AMU, तो हम अपान में लिखेंगे 1 AMU, राइट। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है आपको समझ आ गया कि हम कंपेयर कर रहे हैं, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, इसका रीज़न हम आपको अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद कि क्यों कार्बन 12 आइसोटोप के साथ कंपेयर किया जाता है। इसके पीछे हिस्ट्री है। पहले सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया गया था। रिलेटिव एटॉमिक मास जब फाइंड करते थे हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते थे। तो हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, राइट, तो इससे कोई रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट आए नहीं। उसके बाद ऑक्सीजन रखा गया, राइट, तो ऑक्सीजन के साथ भी जो है उतने एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आने लगे एटॉमिक मास के, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। तो फाइनली जो है कार्बन को सिलेक्ट किया गया, वो भी कार्बन 12 वाला आइसोटोप। तो इससे क्या है एक इंटीग्रल वैल्यूज़ आने लगी एटॉमिक मास की, तो फिर इसी को सिलेक्ट किया गया, राइट। ये हम आपको रीज़न बताएंगे, तो मैंने अभी बता भी दिया आपको शॉर्टकट में। इज इट क्लियर। अब देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। तो अगर हम हीलियम के रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें, मान लो हीलियम है, हीलियम का अगर हमने एटॉमिक मास निकालना है, एक एटम का मास, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है रिलेट करके, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम। हीलियम के एक एटम का मास उसको डिवाइड करेंगे 1 AMU के साथ। 1 AMU आप जानते हैं कि कार्बन 12 वाला आइसोटोप, इसका एक एटम और इस एक एटम के 1/12 पार्ट, 1/12, राइट, 1/12 जो हमारे पास पार्ट है उसके साथ हम इसे रिलेट करेंगे।
1/12, उसी को कहा गया क्या 1 AMU। तो वही 1 AMU यहाँ पे हमने लिखा, जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। इज इट क्लियर? दैट इज 1 एटम ऑफ हीलियम, हीलियम का जो एक एटम है इज 4 टाइम्स हैवी एज कंपेयर टू 1 AMU। क्योंकि हमें पता है कि हीलियम के एक एटम का मास कितना है, 4 ग्राम है। जैसे हमारे पास वैल्यू 4 आ रही है यहाँ पे, यही 4 ये, राइट। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 1 है, ये 1 है, ये 4 है, तो 4/1 कितना होता है, 4 ही होता है। तो हीलियम का एक एटम वो 4 टाइम हैवी है 1 AMU से, राइट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास हमने फाइंड करना है। एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हीलियम के एक एटम का मास कितना है, एक एटम का मास जो है 4 ग्राम है, और इसको कंपेयर करेंगे 1 AMU के साथ, राइट। तो ओवरऑल ये वैल्यू 4/1 कितना है, 4 आ गया, राइट। तो 4 टाइम जो है हीलियम का एक एटम जो है वो 4 टाइम हैवी है, किससे, 1 AMU से। टू रिप्रेजेंट रिलेटिव एटॉमिक मास वी राइट U। हम एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम U लिखेंगे या AMU लिखेंगे विद द नंबर, नंबर के साथ। जैसे 4U मतलब ये मास को रिप्रेजेंट किया है, हीलियम का मास 4U या 4 AMU टू आइडेंटिफाई रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर किसी नंबर के एंड पे AMU लिखा हो या U लिखा हो तो आप समझ लेना ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। देखिए, अगर हम ऑक्सीजन के रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें, ऑक्सीजन के रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, तो एक एटम, ऑक्सीजन के एक एटम का मास डिवाइड करेंगे, उसको रिलेट करेंगे 1 AMU के साथ, क्योंकि 1 AMU जो है ये IUPAC ने फिक्स किया है। और 1 AMU क्या है, मैं अभी तक बता चुका हूँ, कार्बन 12 का एक एटम, और इस एक एटम के भी आपने 12 पार्ट्स करने हैं, फिर जो मास होगा एक एटम का 12 पार्ट्स करके, उसी को 1 AMU सेट किया गया है। इसके साथ जो है रिलेट करना है तो रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा। देखिए, एक एटम, ऑक्सीजन के एक एटम का मास जो है वो 16 है, तो अपान 1 तो आ जाएगा 16/1 इक्वल टू 16, और रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना है तो हम 16U लिखेंगे या 16 AMU लिखेंगे। अब आप ये बताएंगे कि ये कैसे 16? देखिए, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो ऑक्सीजन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हैं, प्रोटॉन्स भी 8 हैं, राइट। और न्यूट्रॉन्स 8 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आइसोटोप किस तरह का हमने लिया है, ठीक है। अगर हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी 8 हैं, प्रोटॉन्स भी 8 हैं, तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स वही हमारे एक एटम का मास कहलाता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो एक ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या है, 16 है। लेकिन हमने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है, तो हमने इसको कंपेयर करना है इसके साथ, तभी आ जाएगा 16 AMU और 16U। इज इट क्लियर? अब देखिएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हैवी एज कंपेयर टू 1 AMU। जैसे हमने D का मास निकाला था क्लास के अंदर कि D जो है ये 4 टाइम्स हैवी है A के मास से, ऐसे ही ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 टाइम हैवी है किससे, 1 AMU से, जिसको हमने यहाँ पे रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस चूज किया है। तो क्वेश्चन है कि वाई IUPAC has chosen the 1/12 of atom of carbon 12 isotope as the standard unit of reference। क्यों कार्बन 12 आइसोटोप का 1/12 पार्ट जो है एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेफरेंस चूज किया गया? बिकॉज ऐसा इसलिए, बाई कंपेयरिंग इट विद 1/12
ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, जब हम कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 के साथ किसी एटम का मास कंपेयर करते हैं तो हमें इंटीग्रल वैल्यू मिलती है, इंटीजर वैल्यू मिलती है, जिससे हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट आते हैं, सोफिस्टिकेटेड रिजल्ट्स आते हैं। इसीलिए जो है कार्बन 12 को ही चूज किया गया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पहले ही कि अगर इसकी मैं वो बताऊं हिस्ट्री, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड रेफरेंस को हाइड्रोजन को रखा गया था। तो हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, इससे रिजल्ट्स जो है एक्यूरेट नहीं आने लगे, फिर इसे निगलेक्ट कर दिया। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ जो है कंपेयर किया जाने लगा, इससे भी रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आए। तो फिर फाइनली जो है कार्बन 12 आइसोटोप जो कार्बन का है, इसे सिलेक्ट किया गया स्टैंडर्ड रेफरेंस, राइट। तो आज भी जो हमारे एटॉमिक मासेस होते हैं, उनके जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं वो कार्बन 12 से ही कंपेयर करके लिखे गए होते हैं बुक्स में। इज इट क्लियर? आज तो हमारे पास और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, जिससे एटॉमिक मास को जो है रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जा सकता है। विद द एडवांसमेंट ऑफ केमिस्ट्री वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स। जैसे एक टेक्निक का नाम है मास स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, मास स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, फोटोमीट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, मास स्पेक्ट्रो। अगर हमें मास, किसी एटम का मास डिटरमाइन करना है, वी हैव अ टेक्निक दैट इज मास स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, राइट। आई होप कि आपको आंसर मिल चुका होगा कि कार्बन 12 को ही, कार्बन 12 का 1/12 पार्ट ही क्यों एक रेफरेंस रखा गया। तो अगर हम सी का, जैसे वो क्लास का एग्जांपल बताया था, सी का रिलेटिव मास निकालना चाहते हो तो स्टैंडर्ड क्या रखा है, सी का मास क्या है और इस रेफरेंस क्या है, तो 3 आएगा। तो मतलब सी जो है ये 3 टाइम हैवी है ए से, ठीक है। आई होप कि आपको रिलेटिव एटॉमिक मास का समझ आ गया इस क्लास के एग्जांपल से। ओके, अब देखिए बच्चे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ जो हमने अभी तक बताया आपको कि कार्बन 12 जो आइसोटोप है कार्बन का, इसके एक एटम का 1/12 हिस्सा जो होगा, उसका जो मास होगा वो होगा 1 AMU, उसे कहा जाएगा 1 AMU। और 1 AMU क्या है कि 12/Na, ठीक है ना, 12/Na, उसको 1/12 से हम डिवाइड करेंगे, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/Na आएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले भी बता दी मैंने आपको पहले भी, राइट। तो न्यू डेफिनेशन जो AMU का क्या है, ठीक है, वो ये है कि अगर जैसे देखिए हमने मास ऑफ 1/x ऑफ दी 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम का 1/x पार्ट अगर हमको फाइंड करना है तो वो किस तरीके से चलेगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑन कन्वेंशनल स्केल। पहले हम कन्वेंशनल स्केल की बात करते हैं, जैसे तो मास ऑफ 1 एटम अपान ये जो 1 AMU का डेफिनेशन होता है, 1/12 इंटू 12/Na, ये 1 AMU के बराबर है। अब जैसे यहाँ पे कार्बन 6 और 12 है, कार्बन के देखिए Na एटम्स के अंदर, Na समझते हैं ना, 6.022 इंटू 10⁻23, उतने एटम्स जो कार्बन होंगे उनका मास कितना है, 12 ग्राम है। तो अगर हमने एक एटम का मास निकालना होगा, मल्टीप्लाई बाई 1 यहाँ पे जब मैं करूँगा यूनिटरी मेथड से, तो 1 एटम का जब मुझे फाइंड करना, तो Na जो है अपान में आएगा, 12 ऊपर रहेगा, तो 1 एटम का जो मास होगा 12/Na ग्राम्स होगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आपको ये एटॉमिक मास जो है समझा रहा हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास, इतना डिटेल में हमको पढ़ने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप देखिए, अब मास ऑफ 1x ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, जैसे वहाँ पे 1/12 था, 1/12, तो यहाँ पे लिखते थे 1/12, 1/12 इंटू 12/Na, तो यहाँ पे x थे, कुछ वैल्यू x की हो सकती है, तो 1/x इंटू 12/Na। तो 1 AMU जो होगा नॉन कन्वेंशनल स्केल पे, एक होता है कन्वेंशनल, एक हो गया नॉन कन्वेंशनल, तो क्या फॉर्मूला होगा, 1/x मल्टीप्लाई बाई 12/Na। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑन नॉन कन्वेंशनल स्केल,
ठीक है, कन्वेंशनल वाले को हमने ए से रिप्रेजेंट किया और नॉन कन्वेंशनल वाले को ए नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश से। मास ऑफ वन एटम अपान मास ऑफ 1/x ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। देखिए ऊपर, देखिए हमने यहाँ पे कन्वेंशनल स्केल वाले को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, ए से रिप्रेजेंट किया। तो मतलब कन्वेंशनल जो एज पर रूल चल रहा है हमारा 1/12, तो वही लिखा कन्वेंशनल को आप एज पर रूल। और जो थोड़ा रूल से हटके है, जिसे मैं यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल बता रहा हूँ, तो नॉन कन्वेंशनल वाले को ए डैश से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे ये लिखा मैंने, तो मास ऑफ वन एटम अपान में 1/x इंटू 12/n। इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं, पहले वाले को फर्स्ट माना। अब हम डिवाइड करेंगे सेकंड को फर्स्ट से, राइट। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे, पहली इक्वेशन भी आपने नोट की है ना, पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास और दूसरी इक्वेशन क्या है। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, डिवाइड करने के बाद हमें देखिए डिवाइड करने के बाद हमें जो है डायरेक्ट, जैसे डिवाइड क्या करना आपने, ए डैश अपान में ए इक्वलेंट टू, अब ए डैश का जो वैल्यू है, ठीक है ना, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम डिवाइड बाई 1/x क्योंकि नॉन कन्वेंशनल है, इंटू 12/Na। और ऐसे ही ओवरऑल जो कन्वेंशनल वाला है, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू 12/Na। मतलब जो ये इक्वेशंस थी, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो आएगा ए डैश इक्वलेंट टू ए मल्टीप्लाई बाई x/12। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 6 ले लें, a की वैल्यू 4 ले लें, तो a डैश क्या आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 4/12। ठीक है ना, हमारे पास ये आ जाएगा। पहले हम वैल्यूज़ को रहने देते हैं, पहले हम वैल्यूज़ को पुट नहीं करेंगे। जैसे मैंने ये आपको ये बताया यहाँ पे, जब हमने इसको डिवाइड किया तो फाइनली हमारे पास जो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनती है, ए डैश जो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑन नॉन कन्वेंशनल स्केल है, इट इज़ इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑन कन्वेंशनल स्केल मल्टीप्लाई बाई x/12। ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है। तो मतलब नॉन कन्वेंशनल स्केल पे जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा वो कन्वेंशनल रिलेटिव एटॉमिक मास पे, कन्वेंशनल स्केल पे जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा उसको मल्टीप्लाई करना हमने x/12 से। अब देखिए, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास, फाइंड न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। हीलियम का जो है आपने न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है इफ 1 AMU is defined as 1/6 of 1 atom of carbon 12 if relative atomic mass of helium on conventional scale जो दिया है वो 4 AMU दिया है। मतलब हमें नॉन कन्वेंशनल स्केल वाला फाइंड आउट करना है। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल मैंने बताया आपको। तो सोल्यूशन हम फार्मूला लगाएंगे डायरेक्टली, जो अभी बताया, ए डैश इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई x/12, राइट। तो x हमारे पास क्या है, यहाँ पे 6 है, और a क्या है हमारे पास, ये
4 है। ए कितना दिया है यहाँ पे 4, ये कन्वेंशनल स्केल वाला जो है ए कन्वेंशन 4 दिया है। तो जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है ना, जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ ये वैल्यूज़ में x कितना है 6 और a कितना है 4। तो जब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे हम a डैश इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 4/12, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा a डैश इक्वल टू 24/12, ये 2 आ जाएगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो नॉन कन्वेंशनल स्केल पे है, जो न्यू एटॉमिक मास आ जाएगा वो 2 AMU आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, मतलब इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इफ one atomic mass unit is defined as 1/24th of one atom of carbon-12 if relative atomic mass of sodium on conventional scale is 23 MU। तो देखिए हमारे पास जो x का वैल्यू है वो 24 है और a जो है रिलेटिव एटॉमिक मास जो कन्वेंशनल स्केल पे है वो कितना है 23 है। तो जब आप ये वैल्यू फॉर्मूले में रखेंगे, a की जगह 23, एक जगह 24, तो ये 46 AMU आ जाएगा, राइट। सोडियम का जो न्यू रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा वो 46 AMU आ जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए एवरेज एटॉमिक मास भी हमें जो हम यूज़ करते हैं पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस, वो हम एवरेज एटॉमिक मासेस का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं हम, क्योंकि जैसे कार्बन है एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर 6 मास नंबर 13, 6 और 14, ये डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, हर एक एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं। अगर मैं 12 यूज़ कर रहा हूँ तो फिर इन दो के बारे में क्या है, ठीक है ना। ऐसे मान लो हर चीज़ के आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप 1, 1H2, 1H3, 1H3, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। जैसे ऑक्सीजन 8 और 16, राइट, 8 और 17, 8 और 18। तो हम क्या लेते हैं, इन एटॉमिक मासेस के एवरेज लेते हैं। जैसे आइसोटोप्स हैं तो एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है। जैसे हम किसी नंबर्स का एवरेज निकालते हैं तो जो एवरेज आता है तो वो लेते हैं हम। तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ रखी होती हैं, जो हम एटॉमिक मास लेते हैं वो एवरेज कंसिडर करके चलते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं वहाँ पे एटॉमिक मासेस जो हैं, एलिमेंट जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स के वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस लिखे हुए हैं, तो वो कैलकुलेटेड है। हमें कैलकुलेट नहीं करना होता, हमें समझना था सिर्फ कि किस तरीके से ये कैलकुलेट किया होता है और हम किसका यूज़ करते हैं, हम इस एवरेज एटॉमिक मास का यूज़ करते हैं, क्योंकि आइसोटोप्स होते हैं। अगर मैं कार्बन 12 की बात करूँ तो कार्बन 13, 14 की बात नहीं हो रही है, तो एवरेज होगा तो एवरेज में सब कंसिडर हो जाते हैं, राइट। तो हम एवरेज एटॉमिक मास की बात करते होते हैं, जिस तरह से एवरेज निकाला जाता है। तो आइसोटोप्स का केस है, क्योंकि जब आइसोटोप्स का कंसेप्ट आया तो फिर जो स्टार्टिंग वाले कंसेप्ट है वो फेल हो गए, राइट। फिर एवरेज एटॉमिक मास की हेल्प से जो है एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है। ओके, ग्राम एटॉमिक मास किसे कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, GAM। इसका भी मीनिंग वही है, एक ही एटम के मास की बात हो रही है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, एब्सोल्यूट मास ऑफ Na एटम्स इन ग्राम। मतलब जो भी हमारे जितने भी एटम्स होंगे उनको हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है, मास को हमने जो है एटम के मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है, तो ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला बनता है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर। किसी भी एटम का अपना मास कितना होगा, ठीक है, अपना मास, कोई एक एटम है, इसका खुद का मास कितना है और टोटल एटम्स कितने हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एटम्स कितने हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनटू Na। तो ग्राम एटॉमिक मास जो है रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होता है वो होता है रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाई 1 AMU, और Na हम ऐसे लिखेंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास जो है, ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखनी है। रिलेटिव एटॉमिक मास 1 AMU को अभी हमने डिफाइन किया था 1/Na,
1 AMU जो है 1/Na के बराबर भी होता है, तो मल्टीप्लाई बाई Na से Na कैंसिल हो गया, तो ग्राम एटॉमिक मास जो है रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर ही होता है। ठीक है, तो नंबर सेम होगा, जैसे ग्राम एटॉमिक मास में भी अगर 2 है नंबर, यहाँ पे भी 2 है नंबर, लेकिन यूनिट डिफरेंट होंगे। ग्राम एटॉमिक मास में आप यहाँ पे G लिखेंगे 2 ग्राम और यहाँ पे लिखेंगे AMU, तो नंबर सेम है लेकिन यूनिट डिफरेंट होंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास 2 AMU लिखूंगा ऐसे, और ग्राम एटॉमिक मास 2G लिखूंगा 2 ग्राम्स, ऐसे लिखा जाएगा। तो आपको डेरिवेशन कुछ नहीं याद रखनी है, बस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो याद रखना है। जैसे सोडियम का एग्जांपल है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास हम 23 लेते हैं। तो अगर इसका रिलेटिव एटॉमिक मास किया जाए सोडियम का, ठीक है ना, तो यही 23 है, रिलेटिव है तो आपने आगे AMU लिखना है, और ग्राम एटॉमिक मास बोलूँ मैं सोडियम का, तो आपने इसी AMU की जगह ग्राम लिख लेना है बस। तो पहला वाला क्या है, रिलेटिव है, रिलेट करके है ये, ठीक है ना, और इसको हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस किया। तो एब्सल्यूट ग्राम एटॉमिक मास मतलब ये होता है कि जितने भी एटम्स हैं उनका खुद का मास कितना है। तो जो ग्राम एटॉमिक मास है ये एब्सल्यूट मास होता है, और जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये रिलेटिव मास होता है एक एटम, सोडियम के एक एटम के साथ कंपेयर करके। ओके, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, हमें क्वेश्चन पूछा गया एटम्स फाइंड कीजिए। अगर हमारे पास हीलियम 60U दिया हुआ है, यू मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हीलियम का, दे के रखा है, क्या मान लीजिए अगर हीलियम का मास जो है ना, क्वेश्चन बनाया है, अगर हीलियम का मास जो है 60U या 60 AMU है, क्योंकि एटम बहुत छोटा है तो उसका मास के लिए यूनिट बहुत छोटी होगी AMU, ग्राम्स तो बिगर यूनिट है मास का, राइट, AMU। तो अब देखिए हमें हीलियम की बात बोली गई है, तो अब सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास हीलियम का लिखना है। तो रिलेटिव के लिए हमने हीलियम, हमें पता है एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4 होता है, तो जब रिलेटिव एटॉमिक मास है तो इसको 4 AMU लिखेंगे। तो जो 4U है हैज़ एटम्स ऑफ हीलियम, 4U के अंदर हीलियम के एटम्स कितने हैं, एक ही एटम है, तो 60U के अंदर कितने होंगे, अगर 4 के अंदर एक है तो 60 के अंदर कितने होंगे, 60U हैज़ एटम्स ऑफ हीलियम, 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, जो हमारे एक यूनिटरी मेथड होता है। अगर 4 के अंदर 1 है तो 60 के अंदर कितना होगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो 15U आ जाएगा, राइट। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 15U हमारा आंसर आ गया, 15। तो यहाँ पे U नहीं लिखना आपने, यहाँ पे एटम्स कितने होंगे, ठीक है। अगर 4U के अंदर एक एटम है तो 60U के अंदर 15 एटम्स होंगे, एटम्स लिखिए यहाँ पे। ऐसे हमारे पास 60 ग्राम हीलियम दिया है, हीलियम कितना है 60 ग्राम, हमको इसके अंदर एटम्स पूछे हैं, तो देखिए ग्राम है तो आप ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे, U था तो आपने रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम्स। तो Na एटम्स, अगर हीलियम के हमारे पास Na एटम्स होंगे तो उनका मास कितना है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम जो हमारे पास है, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 4 ग्राम हीलियम के अंदर Na एटम्स हैं, तो 60 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर कितने एटम्स होंगे, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे Na/4 से। अगर 4 ग्राम के अंदर Na एटम्स हैं तो 60 ग्राम के अंदर कितने होंगे, 60 ग्राम के अंदर कितने होंगे, Na/4 मल्टीप्लाई बाई 60। ये ऐसे है ना, अगर हमारे पास 4 के अंदर जो है Na है तो 60 के अंदर कितने होंगे, आप इसको क्या कंसिडर कर लीजिए, x कंसिडर कर लीजिए। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × x 60 × Na, तो क्या हो जाएगा 4x = 60 Na। अगर आप x निकालना चाहते हो तो 60/4 Na, यही तो लिखा यहाँ पे 60 Na/4, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 15 Na। इतने हमारे पास जो है एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास जो है ये चेंज नहीं होता है, अगर आप AMU का डेफिनेशन चेंज कर देंगे 1/x एटम से,
ठीक है ना, 1/m मतलब 1/12 की जगह 1/x, मतलब आपने x की कुछ भी वैल्यू ले ली, 12 नहीं ली, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए कन्वेंशनल स्केल पे तो हम क्या बात करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है मास ऑफ वन एटम इंटू 1/12 इंटू 12/Na, जो क्या होता है 1 AMU होता है, 1 AMU। तो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास जो है, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास मतलब एटम का खुद का मास, रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाई 1 AMU। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा और 1 AMU इसके बराबर है। ठीक है, जब इसको ओवरऑल सॉल्व किया जाए, जब इसको हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है ये कैंसिल हो जाएगा ना, 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल ओवरऑल। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास जो है ये आ जाएगा मास ऑफ वन एटम, यहाँ पे ये जो बचा मल्टीप्लाई बाई Na, और ये सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। ठीक है ना, ये Na ये भी कैंसिल हो गए, तो एक Na बचा, तो ये आ गया हमारे पास ये। ठीक है, डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ग्राम एटॉमिक मास जो है रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर ही होगा कन्वेंशनल स्केल पे। अगर हमने नॉन कन्वेंशनल स्केल की बात कर ली, 1/x मान लिया हमने, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ वन एटम 1/x इंटू 12/Na। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होगा, तो अब इसमें क्या है, हमने यहाँ पे 1/x ले लिया। ठीक है, तो ओवरऑल ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे, हाँ ये बात तो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है ना, ये मैं बता रहा था आपको कि जैसे हमने जो है चेंज कर लिया 1/x, तो फिर आ जाएगा 1/x 12/Na, तो ये x वगैरह जब कैंसिल हो जाएगा तो मास ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाई Na आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। लेकिन जो हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास होगा ये रिलेटिव एटॉमिक मास के बराबर नहीं होगा नॉन कन्वेंशनल स्केल पे, कन्वेंशनल पे होगा, नॉन कन्वेंशनल पे नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन हमें इस तरीके से पूछा जा सकता है, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया पहले क्वेश्चन। अब देखिए एब्सोल्यूट मोलर मास किसे कहा जाता है, एब्सोल्यूट मोलर मास, एब्सोल्यूट मोलर मास होता है एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ ग्राम। एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास जो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन 1 AMU मल्टीप्लाई बाई 1 AMU। अब देखिए मास ऑफ वन मॉलिक्यूल डिवाइड बाई 1 AMU, इसे हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं, RMM, राइट, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाई 1 AMU। तो एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाई 1 AMU। तो एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो 44 होता है और 1 AMU की वैल्यू इतनी होती है, तो ऐसे आ जाएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एब्सोल्यूट मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, राइट। तो डेरिवेशन हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स कन्वेंशनल स्केल पे, लेकिन नॉन कन्वेंशनल स्केल पे ये इक्वल नहीं होंगे। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे 44 आता है, कार्बन और ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, 8 और 16 जो हम लेते हैं। अब एक कार्बन का 12 है प्लस एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, तो इसको प्लस कीजिए 2 और 2 4, 3 और 1 4, इस तरीके से लेते हैं हम। अब ग्राम है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, एक मॉलिक्यूल है, तो ग्राम्स में इसका कितना हो जाएगा 44 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से कहानी थी रिलेटिव एटॉमिक मास की। अब देखिए एक क्वेश्चन डील कर लेता हूँ मैं आपके साथ। क्वेश्चन है जैसे फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
इन 88 U ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये क्या है कि एक रिलेटिव मॉलिकुलर मास दिया है, U से मैंने पहचाना रिलेटिव मॉलिकुलर मास दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मुझे मॉलिक्यूल्स बताने हैं कि अगर इतना कार्बन डाइऑक्साइड हमें दिया गया है, मास है ये, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर। तो पहले मैंने लिखना है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके अंदर कितना मास होता है, 44 U होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, मैंने आपको अभी बताया। और 44 U जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, 44 U अगर इसका मास है, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मास 44 U है, तो उसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल कितने, एक। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मास कितना है 44 U। अगर मुझे 88 U ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, अगर 44 के अंदर 1 है तो 88 के अंदर कितना होगा, 88 को मल्टीप्लाई करना 1/4 से, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कैसे, ये कैसे हुआ, देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, यूनिटरी मेथड, कि अगर 44 के अंदर 1 मॉलिक्यूल है तो 88 के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे, x मॉलिक्यूल होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 44 x इक्वल टू 88, तो x निकालिए 88/44, तो 2 आ गया जो आप निकालना चाहते थे। तो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे 88 U ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो ये वही कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल स्केल वाला फॉर्मूला है, तो इसकी कोई नीड नहीं है। तो ये बच्चे आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है। तो ये हमारा जो है लेक्चर था एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास कहाँ यूज़ होता है, एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप्स के केस में, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास जो है इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इसलिए हम एवरेज एटॉमिक मास लेके चलते हैं, क्योंकि आइसोटोप्स से नीड पड़ी हमको एवरेज एटॉमिक मास की। इज़ इट क्लियर। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।